एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो अस्त्र MQ-1 की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इसका मास प्रोडक्शन करना था, इसका मास ऑर्डर देना था, जो कि अब दे दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा BDL को कुछ 2971 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये क्लियर नहीं है कि कितनी संख्या में मिसाइल इंडियन एयरफोर्स और नेवी को प्रोवाइड करनी है, पर यह जरूर क्लियर है कि इसका जो मूल्य है वो 2971 करोड़ रुपए होने वाला है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप इसको मान सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए ही ये कॉन्ट्रैक्ट है। इंडियन एयरफोर्स में तो हम लोगों ने सुना ही था कि SU-30 MKI में इसका इंटीग्रेशन किया जा चुका है और कई बार इसका ट्रायल भी किया जा चुका है, सफल ट्रायल भी किया जा चुका है और इसको ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है SU-30 MKI के द्वारा, कुछ स्क्वाड्रंस के द्वारा। पर इंडियन नेवी के लिए ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था कि MiG-29 में इसका इस्तेमाल स्टार्ट हो गया है, नहीं हो गया है। इस ऑर्डर से ये क्लियर हो जा रहा है कि इंडियन नेवी के MiG-29 के लिए भी इसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका होगा, इसको इंटीग्रेट करके भी देख लिया गया होगा, या हो सकता है कि भविष्य में हम इस प्रकार का इंटीग्रेशन देखें और उसी के लिए ये ऑर्डर किया गया है। अस्त्र MK-1 केवल इन दो एयरक्राफ्टों के लिए नहीं बल्कि तेजस और मिराज 2000 के लिए भी डेवलप किया गया है। हालांकि इनसे ट्रायल नहीं किया गया है और भविष्य में हम इनका ट्रायल देखेंगे और मजा तो तब आएगा जब तेजस के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल स्वतः डेवलप की हुई, स्वतः डेवलप किए हुए एयरक्राफ्ट में, तब ज्यादा मजा हमें आने वाला है। डेवलपमेंट की ही बात करें तो DRDO के द्वारा एक ऐसा रडार डेवलप किया जा रहा है जो कि लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और ट्रैकिंग दोनों करेगा। इसकी जो क्षमता है वो लगभग 1000 किलोमीटर की होगी। ये अर्ली वार्निंग के लिए होगा, मतलब कोई मिसाइल या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहीं दूर से लॉन्च किया है और उसकी प्राइमरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए DRDO के द्वारा ये कहा गया है कि ऐसा रडार तो ये होगा ही, साथ ही साथ इसका जो फैब्रिकेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और कौन सा फैब्रिकेशन? जो कि प्रोडक्शन रेडी फैब्रिकेशन है। इस फैब्रिकेशन को कंप्लीट होते होते लगभग 2024 का समय हो जाएगा, जब ये ट्रायल के लिए बिल्कुल रेडी होगा और तब जाके इस प्रोडक्शन रेडी फैब्रिकेटेड रडार को हम ट्रायल करके देखेंगे और तब इसको प्रोडक्शन में भेजा जाएगा और फिर इसका इस्तेमाल भारतीय सेना में किया जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं रशिया से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की, जहां यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन देश रशियन ऑयल को बैन करने में लगे हुए हैं और लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। वहीं भारत सस्ते रूसी तेल को खरीदने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास में जब हमने मार्च में देखा था तो उस समय लगभग 3 मिलियन बैरल खरीदा गया था तेल, जो कि बढ़कर उसके अगले महीने लगभग 16 से 17 मिलियन बैरल पहुंच गया था। अब यह कहा जा रहा है कि मई में यह लगभग 24 मिलियन बैरल तक पहुंच गया है। जून में यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 28 मिलियन बैरल तक पहुंच जाएगा और यह बताता है कि लगातार क्रमिक हम तेल रशिया से खरीद रहे हैं। कोई भी देश हमें कुछ भी सिखाता रहे, जहां हमारा बेनिफिट है वहीं जाएंगे, पर जनता को कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। जनता को सस्ते तेल तो मिल नहीं पा रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां इसका मुनाफा बना रही हैं, सस्ते तेल, सस्ते क्रूड ऑयल इनको प्राप्त हो रहे हैं, पर जनता को वही महंगा तेल प्राप्त हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि रशिया से हम अपनी आवश्यकता का लगभग 5 से 10% ही, अभी वो भी बढ़ी हुई संख्या में तब की बात कर रहा हूं, नहीं तो हम लोग 1% रशिया से खरीदते थे। तो अब जब बढ़ गया है उसका व्यापार भारत में, तो कुछ 5 से 6%, लगभग 10% तक हम लोग तेल खरीद रहे हैं उनसे। इसीलिए दाम में भी ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, पर कंपनियों का मुनाफा तो बनता ही रहेगा। बात रशिया की चली है तो रशिया यूक्रेन युद्ध की बात कर लेते हैं। यूक्रेन ने डिमांड की थी US से कि उनको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम दिए जाएं। उनका यह कहना था कि रशिया से लड़ने के लिए उनको लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली आर्टिलरी रॉकेट्स की आवश्यकता है। पर जब जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या उनको ट्रांसफर किए जाएंगे इस प्रकार के हथियार अमेरिका के द्वारा, जो बाइडेन ने मना कर दिया है। एक्चुअल में जो यूक्रेन को हथियार चाहिए थे वो M270 है। इसके अलावा M142 हिमर्स की आवश्यकता थी। अगर M270 की बात करें तो इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर की है, मतलब अनगाइडेड रॉकेट तो है, मल्टी बैरल लॉन्च सिस्टम वाले मिसाइल तो हैं, पर ये 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता इनकी है, जो कि रशिया को बहुत भारी पड़ सकते थे। पर यूक्रेन को इस प्रकार के सिस्टम दिए नहीं जा रहे हैं। पर बहुत से लोग ये पैरवी कर रहे हैं कि अमेरिका को इस प्रकार के सिस्टम यूक्रेन तक पहुंचा देने चाहिए, फिर यूक्रेन अपनी अच्छी लड़ाई लड़ सकेगा। अगर अमेरिका यूक्रेन तक ये हथियार पहुंचाता है तो उनकी जो रेंज है उसको कम कर दिया जाएगा और तब जाके ये यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए जाएंगे। साफ दिख रहा है कि अमेरिका रशिया के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है।
दिखावटी जो सपोर्ट है वो जरूर यूक्रेन को प्राप्त हो रहा है, पर जो ठोस सपोर्ट है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन के पास केवल 3 साल की जिंदगी बची है। वो कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी जो आई साइट है वो भी कमजोर होती जा रही है। इसके अलावा उनके पैर शेक करते हैं, हिलते रहते हैं, और भी कई कारण बताए गए हैं। उनका जो कैंसर है वो फैलने वाला कैंसर है, जिससे कि उसका रोकथाम नहीं किया जा सकता है, और डॉक्टरों ने उनको केवल 3 साल का समय दिया है। ये खबर विदेशी अखबारों में छाई हुई है। इसका जो सूत्र है वो एक रशियन जासूस है जो कि यूके में रहता है। उसी का ये कहना है कि पुतिन को इस प्रकार की बीमारी है। बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों की। भारत पाकिस्तान रिश्ते कुछ विगत 2-3 सालों से कुछ ज्यादा ही खराब हैं, पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था तब ये लग रहा था कि संबंध और सुधरेंगे, पर उसके बाद और कुछ हुआ नहीं। गवर्नमेंट उनकी चेंज हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चालू है। और 1-2 दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि पाकिस्तान को गेहूं की सख्त आवश्यकता है, जो कि वो रशिया से खरीद रहा है और कैश में खरीद रहा है। उधारी उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बार्टर प्रोसेस उनका काम नहीं कर रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत उनको गेहूं बेचने के लिए विलिंग है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। भारत इतना ज्यादा क्यों विलिंग है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्यों इतना ज्यादा विलिंग है। क्या हमें पाकिस्तान को, अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, तो क्या पाकिस्तान को गेहूं बेचना चाहिए? अगर बेचना चाहिए तो ज्यादा मुनाफा कमा के बेचना चाहिए, या ह्यूमैनिटेरियन एड्स की तरह उनको कम दाम पे ही दे देना चाहिए? तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंध के सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।